वीडियो सब कुछ अगर क्लियर है तो आप मुझे लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करूंगा मैं अपनी क्लास को, ठीक है। हाँ जी, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे बायोलॉजी, ठीक है, और बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था आपका हिंदी में क्या, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। उसको हम लोगों ने डाइजेशन भी कहा था और डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी पुकारा था। बहुत ही गजब का टॉपिक था और हम लोग बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर जान चुके थे। तो चलिए थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे आज इस टॉपिक को हम लोग पूरा कर पाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग हमारी इस कहानी को। तो पाचन तंत्र में क्या पढ़ लिया था सर हम लोगों ने, एक बार क्विक कपल्स ऑफ सेकंड में उसे रैप अप कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, ठीक है जी, ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया था हम लोगों ने। फिर हमने कहा था कि ये हमारा जो होता है ये क्या होता है, हमारा ये माउथ होता है जी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोगों ने मुख कहा था। ये हमारा नाक होता है, नाक को एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा, कोई काम नहीं है नाक का हमारा, फिलहाल डाइजेशन की बात कर रहा हूं तो मैं। ये हमारा पार्ट कौन सा था, ये पार्ट हमारा था ईसोफेगस ट्यूब का, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, फूड पाइप के नाम से भी पुकारा था, ठीक है। ये हमारा फूड पाइप होता है, फूड पाइप। और फूड पाइप के अलावा इसे ईसोफेगस ट्यूब या हिंदी में इसे ग्रास नलिका भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बात भी आप साथ के साथ याद कर लीजिएगा। अगली बात जो है आपका, हमारा खाना थोड़ा सा नीचे आया था, फिर पेट में आया था, ठीक है। अब मैं लास्ट लेक्चर में आप तक को यहां तक के समझा चुका था, पेट तक खाना ला चुका था मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है और पेट के अंदर जो है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम होता है कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको HCl के बारे में बताया था, मैंने ही आप लोगों को जो है पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के बारे में भी बताया था। तो होपफुली आप लोग ये सारी चीजें समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज इस लेक्चर को मैं और आगे लेके जाता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट के बाद में हमारा पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी कहानी को, बहुत ही प्यार से समझिएगा आप लोग, ठीक है। टॉपिक का नाम हमारा है फिलहाल के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसे हम लोग, छोटी आंत के नाम से इसे पुकारेंगे, छोटी आंत इसे हम लोग कहेंगे। पहली और बहुत ही साधारण सी बात आप इसमें ये याद रखिएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, ये नाम से तो छोटी है, ठीक है, नाम से तो छोटी है, लेकिन ये जो है लंबाई में बड़ी है। लंबाई में बड़ी का मतलब कितनी है सर, 6 से लेके और इसका 6.5 मीटर तक लंबाई कह सकते हो, या कई कई जगह से 6.25 मीटर तक लंबाई भी इसकी लिखी होती है आपकी, ठीक है। तो 6 से 6.5 तक आप इसे ओवरऑल याद कर लीजिएगा, ठीक है। 6 से 6.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। कहीं ऑप्शंस में आपको वेरिएशन मिल सकता है, 6.25, 6.35, 6.45, ये देखो ऑप्शन टू ऑप्शन बात वेरी करेगी। 6 से आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं और 6.5 से कम वाला ऑप्शन, इसमें आप लोग कोई शंका मत रखिएगा, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है आपकी। तो छोटी आंत की लंबाई है तकरीबन इतनी। अब सर इसको फिर छोटी ही क्यों कहा, जब इसकी लंबाई इतनी बड़ी है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो छोटी और बड़ी को, तो बड़ी आंत तो आपकी कितनी होती है, तकरीबन आपकी 1 से 1.5 मीटर होती है लंबाई, ठीक है। बड़ी आंत तो आपकी तकरीबन लंबाई में जो है वो 1 से 1.5 मीटर होती है, लेकिन ये जो है आपकी लंबाई में तो 6 से 6.25 मीटर है, 6.5 मीटर है। तो इनको बड़ी छोटी कहने का एक कारण है बच्चा, और वो कारण है कि इनके डायामीटर का, जी हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं, इनके डायामीटर का कारण है ये आप लोगों की छोटी आंत है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी ऐसी बना दी है मैंने, ठीक है, ताकि समझने में बहुत आसानी हो जाए, ये है आपकी, ठीक है। और बड़ी आंत अगर होती तो यहाँ पे बाहर का पार्ट बनेगा, हम बाद में बनाएंगे, बड़ी आंत फिलहाल नहीं, ये इसका डायामीटर बहुत कम होता है, छोटी सी होती है। यूं समझ लो, एक तो है आपकी 1 इंच की पाइप और एक है आपकी 5 इंच की पाइप, ऐसा कुछ समझ लीजिएगा, ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। मेरी बात तो समझ गए होंगे ना कि छोटी आंत को छोटी क्यों कहा है, क्योंकि उसका डायामीटर यानी कि व्यास कम होता है। बड़ी आंत को बड़ी क्यों कहा है, क्योंकि उसका डायामीटर यानी कि व्यास बड़ा होता है। लंबाई की तो बात हम लोग अब कर ही चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे विस्तार करने की कोशिश करते हैं। छोटी आंत में प्यारे बच्चों आप लोग 2 टाइप की पाचक ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, एक आप पढ़ रहे हैं लीवर और एक आप पढ़ रहे हैं पैनक्रियाज। और लीवर को ही प्यारे बच्चों आप लोगों ने कहा है यकृत कहा है। तो चलिएगा एक एक का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक को डिटेल से देखते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले लीवर को देख लेता हूं, उसके बाद अग्नाशय को देखूंगा और उसके बाद में जो इनके एंजाइम वगैरह है वो चीज सीख लेंगे हम लोग। तो चलो बच्चा, छोटी आंत के 3 पार्ट है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, वो हम बाद में देखते हैं, पहले नहीं।
लीवर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है, कंफर्म बनता है, नो डाउट। क्या सर जी, पहले तो ये समझाइएगा इतना इंपॉर्टेंट आप इसे क्यों कह रहे हो। हमारे शरीर में बच्चा 4 मोस्ट असेंशियल ऑर्गन होते हैं, 4 मोस्ट असेंशियल ऑर्गन। मैं ऐसे देखो नहीं कहता कि हमारी बॉडी में कोई पार्ट असेंशियल नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है भैया। आपका कान का टुकड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उंगली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन 4 मोस्ट असेंशियल ऑर्गन है, ये इनके बिना जिंदा रहना तो आप बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सर पहला कौन सा है? पहला है बेटा आपका ब्रेन। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, यानी कि आपका दिमाग। बिना दिमाग तो आप कैसे जी पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या है सर? दूसरा है स्पाइनल कोड, जिसको हम लोग मेरू रज्जु कहते हैं। सर ने आपको नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में समझाया भी था। एक आपका ब्रेन है, एक आपका स्पाइनल कोड है, ये 2 हुआ। तीसरा बेटा आपका है हार्ट। हार्ट यानी कि हृदय, यानी कि दिल, ठीक है। अब दिल के बिना तो कैसे आप जी सकते हो, क्योंकि वैसे भी तो आपको चाहिए ना, हम दिल दे चुके सनम, और सनम तुम दिल में बसती हो, और दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये दिल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो भला हो ही क्या सकता है, ठीक है। अब दिल तो लगा ही लिया है, ठीक है। अच्छा, चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है अब लीवर हमारा, और लीवर को ही प्यारे बच्चों जिगर भी कहा जाता है। हिंदी में आपको एक वर्ड और भी मिल सकता है, जिगर। सुना तो तुमने होगा ही, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, ठीक है ना। अब देखो जिगर मतलब आप समझते हो दिल, दिल नहीं होता है जिगर, मतलब लीवर होता है। दिल का टुकड़ा, दिल के टुकड़े करने में आप बिल्कुल ना कोशिश भी मत करिएगा, ठीक है। इन गानों पे मत जाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, और दिल बनाया और दिल मारते हैं वो तीर। मेरे को एक बात नहीं समझ में आया, दिल में अगर आपने तीर मार दिया तो मतलब ये दिल तो फट जाएगा, मतलब सारा ब्लड जो बाहर आ जाएगा, सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, मतलब आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहेगा, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये दिल में तीर तूर मारने वाला काम ना करें। हाँ, अगर आपको दिल में तीर लगा के यहाँ पे पंकज लिख देते हो, यहाँ पे कुसुम लिख देते हो, मतलब जो भी आप लिख देते हो, ठीक है, AY जो भी है, आप तीर बस पार मत करना यार, और काम चलेगा आपका। ये तीर पार ना करना, तीर दिल के अंदर ही रख लेना, ठीक है, अंदर अंदर ही। फिर आप अपना XYZ जानू सोना मुना बाबू जादू टोना कुछ भी लिख लेना, आपकी सलाह है, आपकी श्रद्धा है वो। तो यहां तो देखो जिगर का टुकड़ा है, हमारा दिल का टुकड़ा नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जिगर है आपका। अब जिगर की बात करते हैं जी। अब टुकड़ा का मतलब क्या है जी, ये बात भी आप आज इसी लेक्चर में समझोगे कि जिगर का टुकड़ा ही क्यों कहते हैं सर जी, से समझते हैं। चलो सबसे पहली बात बेटा आपकी, लीवर जो होता है ना, इसके लिए एक डे मनाया जाता है, क्या कि लीवर डे, ठीक है। भारत के अंदर एक लीवर डे मनाया जाता है, ठीक है, लीवर डे। यानी कि जो लीवर दिवस है, यकृत दिवस है, वो भारत में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आपका कब? 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक सिंपल सा करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के आगे शेयर कर दिया है, ठीक है। लीवर डे 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे आप मुझसे हर रोज करंट अफेयर पढ़ते ही होंगे स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे, लेकिन फिर भी एक नया पॉइंट है, आपको मैंने बता दिया। 19 अप्रैल को जो मनाया जाता है, कहां? लीवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या बन सकता है बेटा? दूसरा पॉइंट आपका ये बन सकता है कि जो लीवर होता है ना, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ लीवर, ठीक है। स्टडी ऑफ लीवर का मतलब क्या हुआ सर जी? लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हर चीज को आप स्टडी करते हो, ठीक है। अब आप ब्रेन की स्टडी कर रहे हो तो आप न्यूरोलॉजी बोल दोगे, आप तकनीकी का अध्ययन कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी बोल दोगे, आप इसका अध्ययन कर रहे हो लीवर का, तो लीवर की स्टडी को आप लोग बोला करते हैं बेटा क्या? हिपैटोलॉजी के नाम से पुकारा करते हैं। याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिपैटोलॉजी हम लोग लीवर की स्टडी को बोला करते हैं, ठीक है। अगली बात पे जाता हूं मैं। जो लीवर होता है ना, ये आपका मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, इसके पास में मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। किसके पास में? यानी कि हिंदी में मैं कहूंगा इसको, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर को हिंदी में मैं कहूंगा सर्वाधिक या सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता, ठीक है, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता होती है इसी के ही पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर ने। सर ने इससे पहले आप लोगों को नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। नर्वस सिस्टम में बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूरॉन पढ़ाया था। याद आया ना आपको? थोड़ा सा न्यूरॉन याद आया होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। न्यूरॉन आप लोगों ने पढ़ा था, और न्यूरॉन जो था ना, इसका मिनिमम रीजनरेशन पावर होता है। क्या कहा सर ने? कि न्यूरॉन का मिनिमम रीजनरेशन पावर, मतलब एक बार न्यूरॉन अगर डेड हो जाता है, एक बार अगर न्यूरॉन जो होता है आपका रुक जाएगा, तो समझ लीजिए
लीजिएगा आप इस चीज को कि ये वाला पार्ट कभी भी जगेगा नहीं। आदमी कोमा में जाएगा, आदमी आईसीयू में जाएगा और आदमी का चैप्टर खत्म, वो दुनिया से ही चला जाएगा। न्यूरॉन के साथ तो ऐसा है आपका, लेकिन लीवर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि लीवर के अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है। भाई आप अपने लीवर का 10%, 20%, भाई 50-60% तक भी अगर आप अपने लीवर को डोनेट कर देते हैं, हाँ जी सही सुना आपने, अगर आप लीवर को डोनेट भी कर देते हैं ना, तो आपका लीवर आने वाले 21 दिनों के अंदर जो है ना वो दोबारा बन जाएगा। बहुत ही मजे की बात है। और इसी वजह से ही लीवर को कहा है बेटा जिगर का टुकड़ा। समझ गए ना, इसको जिगर का टुकड़ा इसलिए कहते हैं भाई लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट एसेंशियल ऑर्गन है आपका, और उसका टुकड़ा अगर कोई है तो इंपॉर्टेंट वो भी है। तो मेरे जिगर का टुकड़ा है भाई, मतलब आप लीवर का टुकड़ा, आप लीवर को डोनेट कर सकते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। किस कंडीशन में करेंगे ये तो आप 2 मिनट बाद समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि लीवर को आप डोनेट कर सकते हो बेटा। सिंपल सी बात सर ने आपको समझा दी है और ये भी बता दी है आपको, ठीक है ना। चलिए जी थोड़ा और आगे चल लेते हैं हम लोग, और कहानी को आगे लेके जाते हैं इसमें। अब मैक्सिमम रीजनरेशन पावर तो हो ही गया आपका, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता इसकी हो ही गई। लेकिन एक सवाल आपके मन में आया होगा, सर जी ये सेल है, ठीक है भाई, इसके अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो अपने आप को रीजनरेट जल्दी करती है? क्योंकि हमारा शरीर तो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है, कोशिकाओं से मिलके बना है। तो सर कौन सी ऐसी कोशिका होगी जिसमें मैक्सिमम रीजनरेशन होता है आपका? बिल्कुल आपका सवाल जायज है, तो इसका आंसर भी दे देते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? हीपैटिक सेल जो होती है ना बेटा, हिपैटिक सेल जो होती है आपकी, हिपैटिक कोशिका जो होती है आपकी, हिपैटिक कोशिका, उनके अंदर बच्चा मैक्सिमम रीजनरेशन का क्षमता होती है। वन ऑफ द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, क्या कहा सर ने आपको कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता लीवर के पास में, और लीवर में कौन सी सेल है? हिपैटिक सेल होती है आपकी। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा, हो गई होगी आपको याद। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं मैं आपको, कुछ और भी पॉइंट है इसके। और पॉइंट ये बनते हैं कि जो हमारा लीवर होता है ना बच्चा, ये बेसिकली क्या बात करता हूं कि ये हैवीएस्ट ऑर्गन है, ठीक है, हैवीएस्ट ऑर्गन है, या यूं कहूंगा सबसे भारी अंग है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर सबसे भारी अंग अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो लीवर ही होता है। गुरुजी भारी है तो मतलब भार भी पता होना चाहिए हमें, तो बिल्कुल पता होना चाहिए तुम्हें, तो बता देते हैं। चलिए जी ठीक है, एक तो होगा मेल, होगा मेल यानी कि पुरुष होगा भाई, ठीक है, पुरुष होगा, आदमी होगा, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी, अडल्ट होगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और एक हमारी कौन सी होगी? बहुत ही प्यारी प्यारी महिलाएं होती है, ठीक है, महिलाएं हैं भाई, प्यारी है, एक डांगर सी है तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन प्यारी महिला जरूर है, ये हमारी है महिला होती है भाई, ये ठीक है बात, ओके रिपोर्ट। अब सर जी पुरुषों में लीवर का भार कितना होता है जी? तो पुरुषों में लीवर का भार होता है बच्चा 1.4 किलोग्राम से लेके 1.8 किलोग्राम, ये वेरिएशन है आपका। यहाँ आपको अलग अलग किताबों में इनके इन बिटवीन भी मिल सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फीमेल में कितना होता है जी? फीमेल में होता है 1.2 किलोग्राम से लेके 1.4 किलोग्राम के बीच में होता है आपका, ठीक है। गुरुजी कम होता है महिलाओं में? बिल्कुल कम होता है। क्यों कम होता है जी? ओवरऑल हर चीजों के भारी ऑर्गन के आप कम ही देखोगे। कम क्यों देखोगे सर जी आप? अरे भाई ऑर्गन है तो ये देखो बीएमआई है, बॉडी टू मास इंडेक्स, फीमेल का होता ही कम है। हर सेल का, अब सेल का वेट, बॉडी सेल से बनी है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, तो इन चीजों का है ही कम, ये तो बाय बर्थ है। भगवान जी के पास में है, इसका ज्यादा खास असर तो फिलहाल तो हमारे पास में यही बातें हैं कि हमारा हैवीएस्ट ऑर्गन है, मेल है और फीमेल। अच्छा सर ऑन एन एवरेज हमसे कह दिया जाए, ना तो पेपर में मेल कहे ना तो फीमेल कहे, तो क्या करें हम लोग? आप कोशिश कीजिएगा हर बार अपने आप को मेल कैंडिडेट ही कंसिडर करने की, ठीक है। और जनरली ऑन एन एवरेज जो है आप लोग 1.4 से 1.8 लगा सकते हैं, 1.5 किलो लगा सकते हैं, चलता है आपके लिए। ओके जी, इतनी बात भी समझ आ गई हमें। थोड़ा और आगे लेके जाएं जी, और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे की बात अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो हमारा हैवीएस्ट ऑर्गन हो भी गया ये लीवर। अब कोई आदमी मान लेते हैं जहर खा के मर गया, ठीक है, कोई आदमी जहर खा के मर गया, ठीक है, जहर खा के मर गया, ठीक है, मर गया, ठीक है। सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, बस वो काम हो गया, ठीक है। कोई मरा तो है ही है, और साथ में पीछे वालों को और मार गया, स्प्रे पी के मर गया, जर्नली आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सल्फास की टेबलेट खा के मर गए, ठीक है। तो ये जो चीज है, मर गया आदमी, अब मर गया तो मरने के बाद में पता कैसे लगेगा जी वो जहर खा के मरा है?
हो सकता है वो फांसी ठूठ के मरा हो, मरा है, डेड बॉडी मिल गई किसी की हमें। तो सबसे पहले जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसको चीरा फाड़ा किया जाता है, तो लीवर को देखा जाएगा, लीवर से पता लगेगा। तो ये बात बहुत साधारण सी है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। कोई आदमी जहर खा के मरा है तो उसका जो है लीवर से यानी कि यकृत से पता लगाया जाएगा, याद रखिएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आए, अगर क्या बहुत बार आया भाई, अगर मगर क्या करना है इसमें हमें, ठीक है, पेपर में बहुत बार आया है कि एक आदमी जहर खा के मरा है, बताइए उसका किस अंग द्वारा पता लगाया जाएगा। जवाब आपका तुरंत होना चाहिए, लीवर से ही पता लगाया जाएगा जी। और आगे जाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब सर जी कुछ हमें एक बात और भी समझ में आ रही है यहां से। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि लीवर का काम क्या है, तो लीवर का काम कुछ ऐसा ऐसा ही है, शरीर के सारे टॉक्सिक यानी कि शरीर के सारे जो जहर है ना, सारे टॉक्सिक जो है ना, ये भाई साहब इकट्ठे रखता है। शरीर के सारे टॉक्सिक जो है यही इकट्ठे रखता है भाई साहब, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ जहर को संभाले रखता है, ये सारे शरीर के जहर कह दो, या आप लोग कह देते हैं कि जितने भी आपके, चलो जहर ही लिख देते हैं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब सर शरीर में जहर कहाँ से आया, हम मर नहीं गए, ऐसे तो क्या मतलब बात है। देखो बहुत साधारण सी बात है, आप लोग लेते हो गोली लेते हो, ठीक है, गोली लेते हो आप लोग, बिल्कुल लेते हो आप लोग, ठीक है। देखो एक तो गोली होती है, एक गोली देना भी होता है, ठीक है, एक गोली देना होता है, गोली देना होता है, ठीक है। गोली लेते हो मतलब आप दवाई ले रहे हो, गोली देने का मतलब तो आप तो पता ही हो क्या होता है आपका, ठीक है। तो खैर आप गोली लेते हो, टेबलेट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जुखाम का लेता हूं, ठीक है। जुखाम में क्या होता है भाई आपका, जुखाम में ये होता है कि राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस की वजह से जुखाम हो जाता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी आगे डिजीज में जान ही लेंगे। तो राइनो वायरस की वजह से जुखाम हुआ हमें, ठीक है सर, हो गया ओके। लेकिन दवाई लेना हमने तो क्या किया, उस राइनो वायरस को मारने के लिए, क्या कहा सर ने, उस राइनो वायरस को मारने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके अपोजिट जो है, उसके अपोजिट एक ऐसा एंटीडोट तैयार कर लिया। हालांकि है तो जहरी, वो मारने के लिए तो जहर है, क्योंकि आयुर्वेद का नियम है, जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है। तो आप लोगों ने एंटीडोट लिया, था तो जहरी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जुकाम और स्प्रे पी जाओ सर जहर जहर को मारता, नहीं, वो नहीं, आप उसके स्पेशली एंटीडोट तैयार करेंगे। आपने एंटीडोट तैयार कर लिया, लेकिन वो है तो जहरी, टॉक्सिक ही है। अब टॉक्सिक जाएगा कहाँ पे, वो टॉक्सिक जाएगा आपका कहाँ पे बेटा, लीवर में जाएगा आपका टॉक्सिक, ठीक है। जो आदमी बहुत ज्यादा जो है दवाइयां लेता है, उसका जनरली लीवर में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा, अच्छी बात है, याद कर लेंगे तो आप लोग। आगे जाता हूं थोड़ा सा मैं, अभी इसी लीवर के अंदर क्या है, हमारा विटामिन ए और के साथ में विटामिन के, ठीक है, हमारे विटामिन ए और विटामिन के भी स्टोर रहते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। विटामिन ए और विटामिन के भी स्टोर रहते हैं। ए को तो आप छोड़िएगा, बात आप के पे करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी खास बात है, क्योंकि पेपर ने इसे पूछा है सवाल आपसे। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक चीज आपको याद हो जानी चाहिए साथ के साथ, क्योंकि ये पेपर के लिए जरूरी पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है आपके लिए। तो मैं बात कर रहा हूं विटामिन के की। विटामिन के क्या काम करता है बेटा, विटामिन के करता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है सर जी, क्या आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। चोट लगी है, चोट लगने ही 2-3 मिनट के अंदर जो है खून आना बंद हो जाएगा जी, यही ब्लड क्लॉटिंग है, यही खून का थक्का जमना है। इसमें मदद विटामिन के और प्लेटलेट सेल करती है, वो तो खैर कल ब्लड में पढ़ी लोगे आप लोग, फिलहाल के लिए विटामिन के की बात कर रहा हूं। अब विटामिन के जो है ना, ये आप बड़ी आंत में पढ़ोगे, ये बनता भी शरीर में और होता भी शरीर में ही है ये आपका, ठीक है ना। हालांकि बाहर से मिल जाता है वो बात अलग है, साबूदाने की खीर है, टमाटर है, थोड़ा बहुत वहां से मिल जाता है, चलता है, लेकिन मैं कह रहा हूं शरीर में बनता है ये विटामिन, नो डाउट। और के साथ में रहता शरीर में है, कहां रह रहा है, लीवर में रह रहा है। अब मेरा एक सवाल है, बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं ये VLDA 2019 में पूछा गया था सवाल आपका। क्वेश्चन क्या किया मैंने आपसे, हमारे शरीर के अंदर ब्लड रोटेट कर रहा है, आपको पता है बहुत तेजी से कर रहा है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्लड जो है घूमता है भाई, 23 सेकंड में बॉडी में पूरी में चक्कर काट सकता है, इतनी गजब की स्पीड से चल रहा है, बुलेट ट्रेन है यूं समझिएगा। शरीर के अंदर ब्लड तो बहुत तेजी से घूम रहा है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करता है, जो कि शरीर के अंदर ही है आपका। तो मेरा सवाल आपसे यह है, या पेपर का सवाल है, कि ब्लड क्लॉटिंग शरीर के बाहर तो हो गई, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हुई, जबकि विटामिन के तो
शरीर के अंदर ही था। जब आप कह रहे हो सर विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है होती है, तो विटामिन के तो शरीर के अंदर ही है, प्लेटलेट्स तो शरीर के अंदर ही है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है शरीर के अंदर तो एक्चुअल में नहीं हो रही है, बाहर हो रही है। ऐसा क्या गजब का खेल है सर जी, ये बताइए, इसका डाउट क्या है? तो ये डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, हमारे इस लीवर के अंदर ही ना एक हेपेरिन होता है आपका, ठीक है। हेपेरिन एंजाइम होता है, या प्रोटीन कह दीजिएगा, क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीन ही हैं एक प्रकार के। हेपेरिन जो होता है ना बच्चा, ये कहाँ होता है आपका, ये लीवर में होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका नाम, क्योंकि ये विटामिन के को या ब्लड क्लॉटिंग वाली सेल्स को बॉडी के अंदर डीएक्टिवेट करते हैं और बॉडी के बाहर जो है ना वो एक्टिवेट करते हैं। ये बात थोड़ी अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा। विटामिन के जो है ना, ये विटामिन के को अंदर डीएक्टिवेट या ब्लड क्लॉटिंग वाली सेल्स को अंदर डीएक्टिवेट करते हैं, बाहर एक्टिवेट करते हैं। मुद्दा किसका मेन था, हेपेरिन का था। ये जरूर आप याद कर लीजिएगा बच्चा, कॉपी पे से अच्छे से लिख भी लीजिएगा भी। ओके जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई है, तो और आगे लेते देते हैं बात को। क्या बात होगी हमारी ये, ठीक है। अब जो हमारा लीवर है ना बच्चा, इस लीवर के अंदर ही आगे आप पढ़ोगे बड़ी आंत के दौरान, इसी में हमारा खाना जो है ना वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर भी रहता है आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, वैसे देखो मेनली आपका स्टोर फूड रहता है बड़ी आंत के अंदर, विलाई पढ़ाऊंगा उसके अंदर होता है, लेकिन कुछ हद तक हिस्सा जो होता है, मतलब वो गोडाउन है, यहाँ पे आके भी रहता है थोड़ा खाना। तो खाना ग्लूकोज के रूप में स्टोर अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो लीवर के अंदर रहता है जी। अब लीवर मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीवर इंपॉर्टेंट किस हिसाब से देखते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गन हैं बॉडी के अंदर, वो जब भी आप खाओगे, बाकी जितने इन द सेंस कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है आपके, जो पाचन में मदद कर रहे हैं, जब आप खाना खाओगे तभी वो एक्टिवेट होंगे, वरना एक्टिवेट नहीं होने वाले। जब आप खाओगे मतलब वो आपके 3.5, 4, 5 घंटे का जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान तो वो चलते रहेंगे, के अलावा वो काम नहीं कर रहे हैं आपके। लेकिन लीवर भाई साहब ऐसा है जो 24 घंटे काम करता रहता है आपका, 24/7 आवर्स। मैं कह रहा हूं भाई, ये रुकने वाला नहीं है, ये अपने अंदर से जूस निकालता ही रहता है, जूस निकालता ही रहता है। अब बात तो ये आती है कि अगर ये जूस ऐसे ही निकालता रहा, जब खाया तब तो चलो यूज हो गया, जब नहीं खाया तब तो यूज नहीं होगा। ये जूस तो ऐसा तो है नहीं, कोई भी नॉर्मल सा ही है, ठीक है, अभी कोई बात नहीं है। मार्केट में किन्नू का जूस था, भाया तो अच्छी बात है, वरना फेंक दिया। ये वाला तो जूस है नहीं जी, ये तो बहुत ही गजब की चीज है और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में सीक्रेट होता है। तो अब क्या जी, इसको स्टोर करना पड़ेगा। चलो भी, भगवान तो निर्माता है ही, उन्होंने क्या किया, इस लीवर से ना एक छोटी सी थैली बना दीजिए, ठीक है। और इसी को आप लोग बेटा बोला करते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप इसको बोलेंगे क्या, गॉल ब्लैडर के नाम से पुकारेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो आप इसको बोलेंगे क्या, पित्ताशय बोलेंगे। अरे आप लोगों ने पित्त की थैली तो पक्का सुनी होगी, पित्त की थैली पक्का सुनी होगी आप लोगों ने। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय या पित्त की थैली आप लोगों ने पक्का सुनी होगी। यही वो होती है गॉल ब्लैडर या पित्ताशय या पित्त की थैली। होता क्या है, जो लीवर के जितने भी आपके जूस आते हैं, जब जरूरत है तब तो हमारी बॉडी में आ गए, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो बेटा वो आपके कहां पे, इस पित्त की थैली के अंदर जमा हो गए हैं। और उन्हीं को ही कहा जाता है बेटा बाइल जूस के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, बाइल जूस होता है, याद रखिएगा आप लोग, बाइल जूस होता है ये लीवर के जूस को बाइल जूस। ये बाइल जूस में 2 पिगमेंट भी पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात सर कर रहे हैं आपके आगे, बाइल जूस में 2 पिगमेंट भी होते हैं बेटा, ठीक है। 2 पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट कह सकते हो उन्हें। एक आपका बच्चा होता है यहाँ पे बिलीरुबिन नाम का होता है पिगमेंट, याद रखिएगा, बिलीरुबिन होता है। और एक आपका बच्चा जो है ना यहाँ पे वो होता है बिलीवर्डिन होता है, याद रखिएगा। एक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है बच्चा आपका ये कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और बिलीवर्डिन जो होता है ना बच्चा, ये आपका होता है ग्रीन कलर का होता है। मैंने बहुत अच्छी बात आपसे शेयर की है, ये बात एग्जाम में कई बार पूछी गई है। जो पिगमेंट होते हैं उनके कलर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे प्लाज्मा पढ़ाऊंगा, इस बिलीरुबिन को याद रखना। उस प्लाज्मा का कलर पेल येलो सा है ना, वो इस बिलीरुबिन के कारण ही होगा। समझ तो गए होंगे आप लोग। तो क्या कहा लीवर ने, भाई लीवर के अंदर जो है ऐसा जूस आया है, और जूस आया है तो ये जूस जो है ना बेसिकली आपका 24 घंटे तक सीक्रेट रहता है। ये लीवर वाला जूस जो है ना गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के अंदर रहता है। और बेसिकली जो है इसके अंदर 2 टाइप के पिगमेंट होते हैं, एक आपका होता है बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन होता है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन में, बिलीवर्डिन तो खैर बहुत कम ऐसे चांसेस देखे गए हैं जहां पे उसका इंक्रीमेंट देखा गया, लेकिन बिलीरुबिन जो होता है ना वो आपका जैसे
बहुत ज्यादा दवाइयां ली जा रही है, लीवर में टॉक्सिक थोड़ा ज्यादा हो गया है, लीवर हीटअप हो गया है, लीवर में गर्मी ज्यादा हो गई है, उस केसेस में क्या होता है बच्चा, उस केसेस में आपका ये जो बिलीरुबिन वाला पार्ट होता है ना, ये इंक्रीज हो जाता है, मतलब बिलीरुबिन बढ़ जाता है। अब बिलीरुबिन अगर बढ़ गया तो मतलब क्या होगा, पीला 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 ज्यादा हो गया, पीला पीला ज्यादा हो गया, तो इसी चीज को आप लोग पीलिया भी कह देते हैं। सुना नहीं आप लोगों ने कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ऐसे वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने। तो अंग प्रभावित कौन सा होता है पीलिया में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो आपका पीलिया होता है ना, पीलिया में अंग कौन सा प्रभावित होता है बेटा, पीलिया में अंग प्रभावित होता है आपका लीवर प्रभावित होता है। कैसे होता है ये बात आपको सर ने समझा ही दी है, क्योंकि बिलीरुबिन जो है पिगमेंट ये इंक्रीज हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद कर लिए होंगे। चलिए थोड़ा एक बात और भी सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। शायद आप लोग इंतजार कर रहे होंगे उस बात का, क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं दारू का? ओहो हो सर जी, बहुत गजब की बात बता दी आपने, दारू का इंतजार कर ही रहे थे हम लोग, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्कोहल भी कह सकता था, लेकिन दारू वर्ड लिख के थोड़ा फील अच्छा आ रहा है सर जी। लड़कियां तो राजी हो ही गई होगी, सर ने तो बहुत अच्छी बात कर ही ली होगी, ठीक है, क्योंकि लड़के तो शराब नहीं पीते हैं जनरली, लड़कियां पी के आती हैं या पीती हैं, रोज पीती हैं, ठीक है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। अभी देखो मुझे पता नहीं है बच्चा, आप तो खैर प्यारी प्यारी बच्चियां होंगी जो पढ़ रही होंगी, तो हो सकता है वो ना भी पी के आई हो, अरे एक दो पैक पी के भी आई हो तो कोई बात नहीं बेटा, चलता है, इतना तो दौड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी बात को दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है ना, हंस के मुस्कुरा के पढ़िएगा, ठीक है। दिल पे तो वैसे क्या लोगे आप लोग, हाइपोथैलेमस पे लोगे, दिल तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। खैर दारू की बात कर रहे थे हम लोग। अब ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ज्यादा शराब पीने से, ठीक है। अब देखो नॉर्मल तो ठीक है, एक दो पैक तो वाली बात चलती है सर जी, लेकिन ज्यादा चढ़ा लेने से, माल्टा जगाधरी रोज बोतल की बोतल, और फिर वो चढ़ा के, वो जैसे जरनेटर पे नाचते हैं ना ब्याह में, तुमने देखा होगा, वो वाली कंडीशन अगर लेते हो, कर वो कंडीशन आप डेली कर लेते हो, हर रोज करते हो, गली में पड़े रहते हो, कुत्ते आपका मुंह चाट रहे होते हैं, वैसी कंडीशन डेली अगर हो रही है तो उस आदमी के साथ में क्या होगा। वैसे देखो शराब का ऑलमोस्ट पाचन जो है वो पेट में हो जाता है, शराब का ऑलमोस्ट कहा है, बचा कुचा पार्ट तो आगे पच रहा ही है, लेकिन शराब का लगभग पाचन जो है पेट में हो जाता है, नो डाउट। लेकिन आगे गए थोड़े हम लोग आगे। अब लीवर में क्या होता है, देखो ऐसा आदमी क्या करता है, शुरुआत की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये नर्वस का यहाँ कोई काम नहीं था, अभी मैंने मिटाया यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है कि शुरुआत में हमारा ये लीवर बनाया हमने, ये लीवर है हमारा, ठीक है, ये लीवर टाइप है आपका, ठीक है, ये लीवर है। इस लीवर के साथ में क्या हुआ कि उसने शराब पी, ठीक है। अब शराब के जितने भी टॉक्सिक हैं आपके, वो इसके अंदर आए हैं लीवर में। लीवर क्या है, थोड़ा सा स्वेलिंग देगा आपका, हल्का सा सोजिश मारेगा आपका, ठीक है जी, ओके, बात कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत उसने एक पैग से की थी, लीवर फूल गया, मतलब और ज्यादा शराब उसके पास पी पाने की क्षमता हो गई। वो भाई साहब कहते हैं कि मैं ज्यादा पी सकता हूं, और ज्यादा पी सकता है भाई साहब, वो लीवर थोड़ा सा और स्वेलिंग में आ गया और सूज गया। अब भाई साहब जो है ना आधी बोतल की कंडीशन पे आ चुके हैं, इस कंडीशन में अब थोड़ा और सोचा है उन्होंने, ठीक है। कहां रुकते हैं, एक पैग से शुरू होकर कहां रुकते हैं फिर वो, अब रुकेंगे कहां पे, और भाई साहब जो है तकरीबन एक बोतल रोज चढ़ाने लग चुके हैं, ठीक है। एक बोतल सीधा ही पी रहे हैं, अब तो बिना पानी मिलाए ही पी रहे हैं, ठीक है, जो भी बात है। अब धीरे धीरे जो है भाई साहब के जमीन और किले और ये भी जा ही रहे हैं, ठीक है, तब ये कंडीशन होती है। और एक दिन ऐसा होता है कि लीवर फूलता 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 बड़ा धमाका हो जाता है, जैसे टायर फूटता है, ऐसा मतलब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन लीवर पंचर जरूर हो जाता है, ठीक है, ये जरूर है। जैसे आपका टायर पंचर होता है ना, वैसे पंचर जरूर हो जाता है। आप डॉक्टर क्या करेंगे, पंचर लगा देंगे, पर कहेंगे भाई साहब दोबारा ना थोड़ा सा ध्यान से चला लीजिएगा, कहीं दोबारा ऐसे नहीं तो कांटों पे चलाएगी गाड़ी को, मतलब दोबारा नहीं ऐसे पिना तो, फिर जगह जगह पे पंचर हो जाता है। ये जो लीवर सूज रहा है ना बेटा, इसको कुछ कहते हैं, ये बीमारी है एक्चुअल में, ठीक है ना। और इस बीमारी का नाम आपके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इसको या तो आप कहोगे क्या, फैटी लीवर कहोगे बेटा। देखो सूज गया ना आपका, सूजना मतलब फूलना, फूलना मतलब फैटी फैटी सा हो गया आपका। या इसे आप लोग क्या कहोगे, या इसे आप लोग ना लीवर सिरहोसिस के नाम से पुकारोगे, लीवर सिरहोसिस भी इसे आप लोग कह सकते हो, ठीक है। दो नाम सर ने कहे हैं, एक फैटी लीवर वर्ड बोला है मैंने, और एक आपका होता है लीवर सिरहोसिस, ठीक है। एक फैटी लीवर है आपका और एक है आपका लीवर सिरहोसिस, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दो नामों आप याद कर लीजिएगा। इसे किस वजह से होते हैं ये ड्यू टू एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ज्यादा शराब की मात्रा सेवन करने से। मैं सीधा कह देता हूं, कोई बेवड़ा बेवड़ी होते हैं ना, उनके ही ये ज्यादा होता है, ठीक है। या तो बेवड़ा होगा या बेवड़ी होगी, कोई भी होगा, उनके ये बीमारी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है ना भाई। तो इतनी सारी बातें लीवर की थी, ठीक है। ये आपका लीवर जो है मैंने आपको पूरा समझाया है। अब आप इसे कॉपी पे अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा, 1 मिनट का आपको मैं
मैं टाइम दे देता हूँ। उसके बाद में जो है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे करेंगे पैनक्रियाज करेंगे। पैनक्रियाज यानी कि हम लोग अग्नाशय करेंगे भाई, ठीक है। लिख लीजिए कॉपी पे फटाक से इसे आप लोग। चलिए भैया, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ठीक है सर, इसे मिटा देते हैं अब और थोड़ा और आगे सीखते हैं हम लोग, ठीक है। और आगे की बातें जान लेते हैं हम लोग कि क्या होगी आगे की बातें हमारी। बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। पेपर में इसके कई सारे सवाल भी बनते हैं। हेपेटिक सेल के सवाल आते हैं, हेपेरिन एंजाइम के सवाल आ जाते हैं। हमसे पूछ लेते हैं सबसे भारी ऑर्गन कौन सा होता है। ये सारे सवाल आपके पेपर के आए हुए हैं और मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पैनक्रियाज की। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन अभी भी बाकी पड़ा है आपके लिए। हिंदी में जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अग्नाशय कहते हैं इसे हम लोग। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हम लोग, पैनक्रियाज कहते हैं हम लोग, ठीक है। पैनक्रियाज कहते हैं। और पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है उसे हम पैनक्रेटिक जूस भी कहते हैं। उसको छोड़ो एक बार आप, फिलहाल आप आइएगा थोड़ा और बेसिक पे समझिएगा। सर ने एक बात कही थी आपको, ग्रंथियों के बारे में जिक्र किया था, ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ाया था आपको। और ग्लैंड्स जब भी होगी, ग्रंथि जब भी होगी, तो उनके अंदर एक तो रस निकलेगा यानी कि जूस निकलेगा, एक उनके अंदर जो है आपका निकलने वाला है क्या भाई, एंजाइम निकलने वाला है, ठीक है। और एक उनके अंदर जो है ना बेटा वो निकलने वाला क्या होगा, हार्मोन्स निकलने वाले होंगे उनके अंदर, ठीक है। तीन नाम बताए सर ने आपको, एक जूस है, एक एंजाइम है, एक हार्मोन्स है। तीन नाम निकल, तीन ही चीज होती है। मतलब देखो ग्रंथि होती क्या है, इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली नुमा आकृति होती है और उसमें कोई लिक्विड भरा होता है और वो लिक्विड एक स्पेसिफिक काम करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अब वो ग्रंथि तो पाउच लाइक है, जैसे शादी ब्याह में आप लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे पाउच होते हैं। अरे दूध की थैली आपने देखी होगी, खैर वो तो बहुत बड़ी है लेकिन बहुत छोटी सी होती है आपकी, ठीक है। ये अब देखो क्या होता है बेटा, जिसमें से भी जूस या एंजाइम निकलता है ना, उस ग्रंथि को हम लोग ना एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से पुकारते हैं। हिंदी में इसे हम लोग कहा करते हैं बेटा बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के रूप में इसे पुकारते हैं हम लोग, ठीक है। जो ग्रंथि, जिस भी ग्रंथि से आपके जूस या एंजाइम निकलते हैं उसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं, यानी कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जिस भी ग्रंथि से, जिस भी ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं उन्हें हम लोग एंडोक्राइन कहा करते हैं, यानी कि हिंदी में इसे हम लोग अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में जो है पुकारा करते हैं। सर ने क्या बात आप लोगों को बता दी है, दो बात बता दी है, एक एंडो बता दी है, एक आपको एक्सो बता दी है। एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि सर ने बता दी। और जो ग्रंथि ये दोनों ही काम करे, ठीक है, जो ग्रंथि बेसिकली ये दोनों ही काम करे, एक्सो प्लस में एंडो, वो आपकी कहलाती है बेटा मिक्स ग्लैंड कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहा सर ने, जो काम तीन, मतलब दोनों करने का मतलब क्या हुआ, जिस भी ग्रंथि से जूस भी निकले, एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले, मतलब ये तीनों काम हो, तीनों टाइप के लिक्विड हो, वो आपकी मिक्स ग्लैंड होती है। और उसमें से बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं एक मिक्स ग्लैंड जिसका नाम है पैनक्रियाज। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही बना है कि जो अग्नाशय होता है उसको ही हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चा, इसी को ही हम लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से पुकारा करते हैं। हिंदी मीडियम अगर आप हैं तो आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे, मिश्रित ग्रंथि के रूप में जो है इसे आप पुकारने वाले हैं, मिश्रित ग्रंथि के रूप में इसे आप कहने वाले हैं, ठीक है। मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि के रूप में इसे आप पुकारने वाले हैं, ठीक है। ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिक्स ग्लैंड क्यों कहा, क्योंकि ये एंजाइम, क्योंकि ये हार्मोन और क्योंकि जो है ये आपका जूस, ये तीनों ही यहां से जो है आपके सीक्रेट होते हैं। ये बात आप याद कर लीजिएगा, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो
अब थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। इस अग्नाशय की जो खोज की थी ना, वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लैंगरहैंस, ठीक है। लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसकी खोज की थी, उसके बारे में बताया था कि क्या अग्नाशय होता है, क्या मतलब चीज है। बेसिकली आप कहोगे सर खोज का मतलब ये बेटा देखो पहले इसका पता नहीं था, बाद में पता लगा ये पत्तानुमा आकृति का होता है एक प्रकार का, ठीक है। पत्तानुमा आकृति मतलब क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्तानुमा आकृति होती है इसकी, ठीक है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका। तो पहले इसका नहीं पता था, मतलब छुपा हुआ था, यूं कहिएगा लीवर के साइड में छुपा पड़ा था, लेकिन अब जो है इसे पता लगा दिया लैंगरहैंस ने। तो कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि लैंगरहैंस सेल के बारे में बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लैंगरहैंस क्या हो गया। अब लैंगरहैंस का मतलब अग्नाशय ही होता है, पैनक्रियाज ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो सिंपली आप इसे जो है याद कर लेना बेटा, भाई कर लेंगे याद, बोलो हाँ या ना, पक्का कर लेंगे आप लोग याद इसे, ठीक है। चलो जी, पैनक्रियाज आप कर लोगे याद, लैंगरहैंस वाली बात आप याद कर लोगे, पत्तानुमा आकृति होती है, छोटी सी बात है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो क्या होता है कि मिक्स ग्रंथि, तो ये है आपका, इसके अंदर एक टी नाम की सेल पाई जाती है, टी सेल होती है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे सर ने कहा कि जो आपका लीवर होता है उसके अंदर एक हेपेटिक सेल होती है, वैसे ही इस पैनक्रियाज के अंदर एक सेल होती है, उसको हम बोलते हैं टी सेल के रूप में पुकारते हैं, टी सेल होती है। अब इस टी सेल के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपके, क्या पार्ट्स हैं सर जी, एक इसके अंदर होती है आपकी अल्फा सेल्स होती है, ठीक है, अल्फा, और एक आपकी जो होती है इसके अंदर बीटा सेल होती है बेटा, ठीक है, एक अल्फा है एक बीटा है। एक आपकी सेल जो होती है इसके अंदर डेल्टा होती है, ठीक है, डेल्टा सेल होती है, और एक आपकी जो है इसके अंदर एफ सेल होती है, ठीक है, एफ सेल। मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक अल्फा है, एक बीटा है, एक डेल्टा है, एक एफ है, ये चार टाइप की सेल होती है। कहां पे आपके इस अग्नाशय में यानी कि पैनक्रियाज में ही होती है चार टाइप की सेल। अब अगली बात आती है, अगला मुद्दा हमारा ये आता है कि जो सबसे ज्यादा है वो सेल कौन सी है सर जी, बीटा सेल जो है बेटा वो आपकी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इन द सेंस ये होती है आपकी 90% पाई जाती है आपके, ठीक है, कहां पे भाई, अग्नाशय के अंदर। बाकी 5% जो है वो कौन सी पाई जाती है, 5% पाई जाती है अल्फा सेल। डेल्टा सेल कितनी होती है सर, 2.5%, 2.5%, और एफ सेल भी कितनी होती है सर, एफ सेल भी 2.5% ही होती है आपके जो है अग्नाशय के अंदर। तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर सबसे ज्यादा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा तो मैं आपको क्या बताता, बीटा ही बताता, लेकिन आप मुझसे पूछते हैं सबसे कम कौन सी है जी, तो ये दोनों ही कम है आपकी, डेल्टा भी और एफ भी दोनों ही कम है आपकी। चूंकि ये क्या एक मिक्स ग्रंथि है, मतलब हार्मोन भी निकालेगी, एंजाइम भी निकालेगी। तो बताइए सर कौन कौन सी सेल से हार्मोन निकलेगा और कौन कौन सी सेल से एंजाइम निकलेगा, तो जरूर बता देते हैं जी। ये ऊपर वाली 3 सेल जो है ना बेटा आपकी, इन तीनों का काम होता है आपका क्या, इन तीनों का काम होता है हार्मोन्स रिलीज करने का। ये तीनों जो है हार्मोन सीक्रेट करती है अपने अंदर से, सिंपल सी बात लेकिन याद करने वाली बात, ये तीनों ही क्या करती है, हार्मोन सीक्रेशन का काम करती है। और जो एफ सेल होती है ना, एफ सेल, यहां से बच्चा आपका क्या निकलता है, यहां से आपका निकलता है एंजाइम निकलता है, याद रखिएगा आप लोग, एंजाइम निकलता है। तो सर ने क्या कहा आपको कि आपका जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज जो है उसको लैंगरहैंस सेल भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने इसकी स्टडी की थी, और इसका एक स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पत्तानुमा आकृति है। और दूसरी बात जो है, इसके अंदर एक टी सेल है, टी के भी 4 प्रकार है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ, और सबसे ज्यादा इसमें बीटा होता है, 2 नंबर पे अल्फा है, 3 नंबर पे और 4 नंबर बराबर ही है, 2.5% आपका कितना है, डेल्टा और एफ सेल है। अगर पूछे सर इनमें से हार्मोन कौन सी निकालती है, तो अल्फा, बीटा, डेल्टा तीनों हार्मोन निकालती है, और एंजाइम कौन सी निकालती है, एफ सेल निकालती है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डाइजेशन, तो हम लोग हार्मोन तो पढ़ नहीं रहे हैं। अब बात आएगी हार्मोन की, तो ये तो आप चैप्टर हार्मोन वाले में जान लेना बेटा मुझसे, ठीक है। जब हार्मोन पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं ग्रंथियां पढ़ाऊंगा, तो बता दूंगा कि क्या कौन कौन से हार्मोन है। अच्छा, आपने एक बहुत पॉपुलर इंसुलिन हार्मोन तो सुना ही होगा, डायबिटीज मेलिटस में काम आता है, वो भी यहाँ पे ही है, हम बाद में समझेंगे उसको, अभी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। हमारा मुद्दा समझने का फिलहाल क्या है, एंजाइम, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो चलिए ये भी बता दीजिएगा सर फिर कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं। हाँ, ये बताना आसान हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है चीजों को एक लयबद्ध तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एंजाइम होता है बेटा, इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, देखो एक एंजाइम इसके अंदर होता है आपका अमाइलेज एंजाइम होता है आपका, ठीक है, अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम होता है आपका, अमाइलेज। आपने इस एंजाइम से थोड़े बहुत
लोग आप जाने पहचाने हैं, पहले पढ़ रखा है। एक एंजाइम जो है ना आपका वो होता है आपका कौन सा, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है आपका, ट्रिप्सिन होता है, याद रखिएगा ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन कोई भी नाम बोलिएगा। और तीसरा जो एंजाइम होता है बेटा आपका वो कौन सा होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। और इसको भी हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे, लाइपेज के नाम से ही पुकारोगे, ठीक है। चलिए जी, ये 3 एंजाइम आपके जो है इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं या अग्नाशय रस के अंदर होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब सीधा सा सवाल अगर आपको मैं कहूं कि मैंने बिल्कुल पहले दिन आपको एक बात कही थी कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें, आपका ग्लूकोज में, ग्लूकोज किसमें टूटता है, ग्लाइकोजन में। मेरा बिल्कुल पहला लेक्चर याद करिएगा, मैंने आपको ये बातें कही थी। फिर मैंने कहा था प्रोटीन टूटता है पेप्टोन में, पेप्टोन टूट जाता है एमिनो एसिड के अंदर। फिर मैंने एक बात कही थी कि फैट या लिपिड, मैंने 2 नाम लिए थे, फैट या लिपिड, ये टूट जाता है फैटी एसिड में, ये टूट जाता है ग्लिसरीन में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बात कही थी कि मैं मुद्दे में काम ये करवाने वाला हूं, पूरा काम हमारा इस डाइजेशन में यही होगा। तो हुआ यूं आपका कि L4 लिपिड होता है, L4 लाइपेज होता है आपका। अच्छा, लीवर वाले टॉपिक में एक बात और ऐड कर लीजिएगा। लीवर के अंदर एक प्रोसेस होती है आपकी जिसको बोला करते हैं पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। इसका काम होता है ये फैट को पार्शियली डाइजेस्ट करती है, यानी कि वसा जो होता है ना, उस वसा को जो है तोड़ने का काम करती है किसमें, फैटी एसिड के अंदर। लीवर का ही काम है, याद रखिएगा ये, ठीक है। लीवर ही क्या करती है, फैट को पार्शियली डाइजेस्ट करती है। अब तक आप लोगों ने क्या सीखा है मुझसे, एक कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचाया आपने, ठीक है, लेकिन 70% पचाया, पूरा नहीं पचाया। पेट में आप लोगों ने प्रोटीन को पचाया पेप्सिन एंजाइम से, लेकिन 80% पचाया, पूरा नहीं पचाया। आपने लीवर में जो है ना फैट को पचाया, ठीक है, फैट को पचाया, लेकिन वो भी पूरा नहीं पचाया, तकरीबन 90-95% के आसपास जो है आपने पचाया। 100% अभी तक कुछ नहीं पचाया है। लेकिन ये छोटी आंत ऐसा है, यहां कुछ भी नहीं बाकी बचना, 100% ही पच जाएगा। एमाइलेज ने पहले कार्बोहाइड्रेट पचाया था, अब भी ये कार्बोहाइड्रेट पचाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा कहा करते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और ये आपका पच जाएगा कितना बेटा, 100% पच जाएगा। आधा अधूरा कहां पचा था, आधा अधूरा आपके मुंह में पचा था, लेकिन यहां पे 100% जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट आपका यहां आके। अच्छा, पेप्सिन जो था ना उसने प्रोटीन पचाया था, सिन लगा था ना पीछे, सिन मतलब आपका प्रोटीन ही पचा था। और पेप्सिन ने प्रोटीन पचाया तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन ही पचाएगा, लेकिन वहां आधा अधूरा पचा था, तकरीबन 80% पचा था। लेकिन यहां पे आप लोगों का जो प्रोटीन होता है ये 100% पच जाने वाला है, कुछ भी यहां पे जो है रिमेनिंग नहीं रहने वाला है। 100% प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा आपका। तीसरी बात, L4 लाइपेज, L4 लिपिड होता है। फैट इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से आधा अधूरा पचा था लीवर के अंदर, लेकिन यहां पे फैट यानी कि वसा जो है ना बेटा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 100% ही डाइजेस्ट हो जाएगी, याद रखिएगा आप लोग। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही बात एग्जाम में आने वाली है, जरूर लिख लीजिएगा। आपके पैनक्रेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। अमाइलेज आपका जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है 100%, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्ट करता है 100%, और लाइपेज जो होता है वो फैट डाइजेस्ट करता है 100%, आपका याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। तो चलिए जी, ये बात आपको अग्नाशय से संबंधित थी और इसको याद रखनी थी। पैनक्रियाज से संबंधित इन्हीं ही बातें हैं, आपको याद रखनी थी। फटाक से कॉपी पे लिख लीजिएगा, ताकि मैं इसे आगे और आगे लेके जाता हूँ और आपको छोटी आंत के 3 टाइप बताता हूँ, उसके बाद में बड़ी आंत समझाता हूँ और फिर हमारा ये चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। चलिए जी, आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है जी, ओके, रिपोर्ट है। आगे जाता हूं मैं। आगे की बात कर रहा हूं मैं, तो जो हमारी छोटी आंत है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का फुल्का डायग्राम बना रहा हूँ। हालांकि आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग
एमसीक्यू पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट है बेटा, यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक का एक पार्ट होता है और इसी को कहा जाता है बेटा डेडूनम के नाम से पुकारा जाता है, डेडूनम कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट होता है बेटा, इसको कहा जाता है जेजुनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जेजुनम। और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट होता है, इसी को ही हम लोग कहा करते हैं इलियम कहा करते हैं, इलियम, ठीक है, IEEIUM, ठीक है, इलियम, ठीक है, इलियम कहा करते हैं इसे हम लोग। तो 3 पार्ट है आपके सर ने बताया आपको क्या, कि एक डेडूनम, एक जेजुनम, एक इलियम। डेडूनम, जेजुनम, इलियम। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि हमारी जो छोटी आंत होती है ना, हिंदी इंग्लिश में भी एक ही नाम होंगे, हिंदी मीडियम भी है तो आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, डेडूनम, ठीक है, डेडूनम, ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा नाम क्या बोला सर ने? जेजुनम, ठीक है, जेजुनम, ठीक है, जेजुनम ऐसे लिखेंगे आप। तीसरा लिखेंगे आप लोग इलियम, ठीक है, इलियम, ऐसे आप नाम लिखेंगे। ये 3 नाम लिखने हैं आपको, ये तीनों नाम जरूरी है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा डेप्थ की स्टडी करिएगा, ठीक है, तो आपको जरूर मिलेगा। अभी 4 दिसंबर को ICMR का पेपर हुआ था, उसमें पूछ रखा था कि डेडूनम कौन से जो है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट का एक पार्ट होता है, तो डेडूनम जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, याद रखिएगा। अब यहां से एक बात बताने की है कि डेडूनम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं। अब देखो डेडूनम में क्या क्या क्यों स्ट्रॉन्ग है इतना, इससे पहले आपके जो है यहाँ पे डेडूनम में क्या होता है आपका, ये पेट की पाइप आ गई, ठीक है, ये पेट आ गई भाई, पेट के आपके जो गैस्ट्रिक जूस जिसमें HCl भी है वो मिलके आ गया। इधर से भाई आपका क्या आ गया, इधर से आपके लीवर वाले बाइल जूस वगैरह आ गए हैं, ठीक है, और एक साथ ही साथ आपके जो है पेनक्रियाज यानी कि जो आपका अग्नाशय होता है उससे भी आ गया। मतलब तीनों के स्ट्रॉन्ग एंजाइम आके यहाँ पे मिल गए। गंगा यमुना सरस्वती एक त्रिवेणी संगम बन गया, समझिएगा। इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम है कि यहाँ तो कुछ बचता ही नहीं है कि कुछ ना बचे आपका। डेडूनम में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम कई बार क्या होती है कि यहां से कुछ आगे नहीं धकेल पाता कुछ, तो कई बार आप लोगों को आती है फिर हिकअप्स आता है, ठीक है, आप लोगों को जो है हिकअप्स आते हैं यानी कि आपको हिचकियां आती है और फिर आप कहते हो मेरे को वो याद कर रही है, मेरे को वो याद कर रहा है। भाई तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा, ठीक है ना, आप अपने घर पे रहिए, आपको कोई भी याद नहीं कर रहा, ये फालतू के वहम मत पाड़िएगा, ठीक है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको कोई याद नहीं कर रहा होता। डेडूनम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो करके क्या होता है कि आप लोगों का खाना जो है ना, इसमें एक पेरिस्टलिसिस मूवमेंट है, उसमें दिक्कत आती है, उस वजह से आपको हिकअप्स आते हैं, ठीक है। तो ये फालतू, अच्छा मैंने पानी पी लिया या उसका नाम ले लिया वो बंद होगी, अरे पानी पीने से भाई आपका खाना जो है ना ठीक ठाक से हो गया, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट ठीक ठाक से होगी आपकी, ठीक है, तो आपको हिचकियां भी बंद होगी। मैंने उसका नाम ले लिया तो वो हिचकियां नहीं बंद होगी, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू के वहम है आपके ये, ठीक है। ये चीजों से बाहर निकलिएगा। हिचकी में कोई आपको याद नहीं कर रहा है बेटा, छींक आ रही है तो कहते मेरे को याद कर रहा है, अरे खून याद कर रहा है, एक आपकी बॉडी की प्रोसेस होती है तो, ठीक है, जहां आपकी एपिग्लोटस पार्ट में दिक्कत होती है, आपके क्या कहते हैं ट्रैकिया पार्ट में थोड़ी बहुत खाने का पार्ट या आपके खाने वाले पार्ट में हवा जाती है तो आपका ऐसा होता है, तो ये तो नॉर्मल से पार्ट है, तो आप इन वहम से बाहर निकलिएगा। हाँ वो बात अलग है कि वहम में रहना है, भी छोटे होते थे किताबों में विद्या रखती गई, विद्या जो है डबल होएगी, इसके हाथ नहीं लगा, वो देखो बचपन की कहावत है, चल रहे हो तो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आप लोग। लेकिन फिलहाल मेरा बताने का मुद्दा आपको था 3 ही होते हैं आपके, एक डेडूनम है, एक जेजुनम है, एक इलियम है, तीनों ही आपके किसके पार्ट होते हैं, छोटी आंत के पार्ट होते हैं। अब डेडूनम में तो तीनों मिल गई तो स्ट्रॉन्ग एंजाइम हो गया आपके, जेजुनम ने इसको आगे धकेला है, और इलियम जो है बेटा कनेक्ट होता है किससे, बड़ी आंत से। तो आपसे एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि छोटी आंत का कौन सा पार्ट जो होता है वो बड़ी आंत से कनेक्ट होता है, तो जवाब आपका इलियम रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी बन सकता है छोटा सा आपका। और चलिए मैं आपको ले चलता हूं, और बड़ी आंत पे ले चलता हूं। बड़ी आंत भी मैं यहीं पे ही बना देता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। अब बड़ी आंत बना रहे हैं हम लोग तो बड़ी ही बनाएंगे, मोटी सी पाइप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी ऐसी होती है आपकी, ठीक है, बड़ी आंत मोटी सी पाइप होती है बेटा, ठीक है, ये बहुत मोटी पाइप होती है, ठीक है। और ये पार्ट है आपके, इसके भी 3 पार्ट हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को विजिबल है यहाँ पे, हाँ जी विजिबल है, ठीक है। तो ये भी क्या, इसके भी 3 पार्ट है जो इलियम से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं किया है लेकिन मान लेते हैं अपन ने कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो तो भगवान का काम है कनेक्ट करना, तो मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। चलो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके और यहाँ तक वाला ये जो पार्ट है, इसको कहा जाता है बेटा सिक्कम कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सिक्कम, ठीक है, याद रखिएगा सिक्कम कहा जाता है, CECCUM, सिक्कम कहा जाता है इसको, ठीक है। यहां से लेके और ये पूरा पार्ट यहां तक,
बड़े वाला, इसको कहा जाता है कॉलन कहा जाता है। हिंदी में भी इसको कॉलन ही कहेंगे, हम लोग कॉलन ही कहेंगे। और जो यहां से लेके यहां तक वाला पार्ट है इसको कहा जाता है बेटा रेक्टम कहा जाता है, हिंदी में भी रेक्टम ही कहेंगे। अब देखो छोटी आंत के भी 3 बताए और बड़ी आंत के भी 3 बता रहा हूं। एक आपका कौन सा लिखते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं सिक्कम होता है आपका, एक आपका जो होता है वो कौन सा सर ने बोला है, कॉलन बोला है, और एक आपको सर ने बोला है रेक्टम बोला है, ठीक है, रेक्टम बोला है। 3 पार्ट आपको बताया मैंने, हिंदी में लिखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है। नाम थोड़े से अजीबोगरीब जरूर है लेकिन याद कर लेना आप लोग। सर ने कहा डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है आपके छोटी आंत के। बड़ी आंत के पार्ट कितने बताए सर ने, बड़ी आंत के भी पार्ट 3 है, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। बड़ी आंत की लंबाई सर ने पहले ही बता दी थी, 1 से 1.5 मीटर होती है आपकी, तो वो तो खास दिक्कत है ही नहीं आपके। अब देखो क्या है कि अब तक सब कुछ पच चुका होता है, बस लिक्विड का अवशोषण करना बाकी रह गया। लिक्विड पचता नहीं है, लिक्विड का अवशोषण होता है आपका। अब लिक्विड का अवशोषण हमें करना है तो बड़ी आंत में कर दीजिएगा। अब देखो सिक्कम का कोई खास काम नहीं है, सिक्कम भी अगर आपसे यूं पूछेंगे तो ऐसा सवाल होगा कि बड़ी आंत का कौन सा पार्ट छोटी आंत से कनेक्टेड है, सिक्कम वाला। छोटी आंत का कौन सा पार्ट बड़ी आंत से कनेक्टेड है, तो आपका इलियम का। ऐसे सवाल इसके सीधे सीधे ही हैं। लेकिन सिक्कम में एक चीज होती है, क्या भाई, आपने कभी अपेंडिक्स सुनी होगी, अपेंडिक्स सुनी होगी, पक्का सुनी होगी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या हो, देखो वैसे तो सारे टॉक्सिक लीवर में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत टॉक्सिक जो है ना वो यहाँ पे भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो कई बार अपेंडिक्स क्या होता है कि ऐसे चोंच सी बन जाती है, ऐसे तीखी तीखी चोंच सी बन जाती है, और इस बड़ी आंत के इस रेक्टम वाले पार्ट से जो है ना टकराने लगती है। ये चोंच जब भी टकराती है तब तब दर्द होता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग फिर ऑपरेशन करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं। फिर डॉक्टर फिर नहीं मानते तो फिर क्या है, दोबारा ये होगी, थोड़े दिनों के बाद में फिर होगी, और हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद में फिर ऐसी होगी, फिर डॉक्टर काटेंगे, फिर होगी। अब डॉक्टर को आएगा गुस्सा, डॉक्टर कहेगा ले तो मैं अब बताता, अब बढ़ेगी तो ले तू ले तू ले तू ले तू ले, सारी सिक्कम को आधी से ज्यादा काट के रख देते हैं, ले पकड़ तू, अब बढ़ तू आगे। तो अपेंडिक्स वाला पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, अपेंडिक्स वाला पार्ट आपका सिक्कम में होता है। बेसिकली ये अवशेषी अंग है। हम 2 पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोगों ने विजडम टूथ, जिसको हम लोगों ने अक्कल जाड़ कहा था, अवशेषी है। वेस्टिस पार्ट होता है, उसका जरूरत नहीं है। एक ये भी अवशेषी अंग होता है आपका अपेंडिक्स वाला, याद रखिएगा, जिसकी जरूरत नहीं होती है, डॉक्टर लोग इसे जनरली काट देते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, मुद्दा हमारा रहेगा किस पे, कॉलन पे मुद्दा रहेगा मेनली, ठीक है। और इस कॉलन में क्या होता है ये देखिएगा आप लोग। कॉलन के अंदर बेटा कुछ कुछ ऐसा हाल होता है, ये हाल होता है कॉलन का, ठीक है, कॉलन का ये हाल होता है आपका। और ये जो गड्ढे से गड्ढे बने हैं ना, इनको कहा यहाँ पे आपका ना, इस गड्ढों को कहा जाता है VILLI, विलाई बोलते हैं, विल्ली बोलते हैं, जो बोलना है बोलिएगा, बोलते हैं इनको यही है हम लोग। अब इनके अंदर कुछ भरा होता है, ये ऊपर वाले जो गड्ढे हैं ना, इनको कुछ, इनके अंदर कुछ भरा हुआ है। इनके अंदर भरा हुआ है आपका खाना, यहीं पे खाना सारा स्टोर रहता है, स्टोर फूड रहता है। किस फॉर्म में रहता है स्टोर फूड रहता है भाई, ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, याद रखिएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में खाना स्टोर रहता है यहाँ पे। स्टोर इन द सेंस सर जी, सर हमने व्रत रखा, अब शरीर को थोड़ा ना पता है कि आप हनुमान जी के पुजारी हैं, आप माता के पुजारी, आप राम रहीम के पुजारी, आप रामपाल के पुजारी हैं। शरीर को थोड़ा ना पता आप किस किस के पुजारी हैं। आपने हो सकता है राम रहीम का व्रत रख रखा हो, किसका व्रत रख रखा हो, तो आप लोग व्रत तो रख रहे हैं, शरीर को तो एनर्जी चाहिए भी, साधारण सी बात। आप सुबह से कुछ खा के नहीं आए लेकिन पूरा दिन फिर भी बैठ के पड़ी रहे। मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे सुबह खाने का कभी टाइम नहीं लगता, मैं शाम को ही खा पाता हूँ, लेकिन फिर भी पूरे दिन एनर्जी रहती है। अब मैंने शाम को खाया है तो मतलब क्या है, शाम को जो मैंने खाया उसमें से कुछ तो मेरे बॉडी में लगा और कुछ मेरा जो है यहाँ पे आके स्टोर हुआ। अब ये स्टोर हुआ ना, तो ये स्टोर फूड जो है ना मेरा अब दिन में काम करेगा। जो अब मैं पढ़ा पा रहा हूँ, जो अब बॉडी में एनर्जी मिल पा रही है, वो स्टोर फूड से मिल पा रही है। ये स्टोर फूड है कहाँ पे, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कहाँ पे, विलाई के अंदर स्टोर है आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो बात आपकी हुई। हालांकि ये फिर ग्लूकोज जाता है मसल्स के पास में, फिर आगे जाता है लीवर में। बेसिकली ये गोडाउन टाइप का होता है आपका, यहाँ शोरूम टाइप का आपका है लीवर, ठीक है। ज्यादा वहां रहता है, वहां जैसे दुकान में जाते हो एसी लेने के लिए, वो गोडाउन से देता है हमें एसी, शोरूम में केवल दिखाता है। तो लीवर शोरूम है कहिएगा, और ये वाला पार्ट जो है ना आपका ये गोडाउन है, यहाँ से सारी एनर्जी जो है निकल के मसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, वहां से जाती रहती है आपकी। अब यहाँ पे क्या होता है, खाने का वेस्टेज पार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई जाती है तकरीबन 600 से ज्यादा भी हमारे प्रजाति पाई जाती है। किसकी 600 से ज्यादा प्रजाति, बैक्टीरिया की प्रजाति पाई जाती है, जीवाणुओं की। मैंने प्रजाति कहा है, ये होते तो बहुत सारे हजारों करोड़ों हैं आपके। ये क्या करते हैं, खाते हैं उस खाने को, खाते खाते नहीं, उस खाने को सड़ाते हैं, ठीक है। और खाने को सड़ाएंगे और साथ के साथ ये बनाएंगे विटामिन B12 और प्लस में विटामिन K, ठीक है। ये दोनों भी ये क्रिएशन करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ,
हमारे बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है? कई बार ऑप्शन दोनों देते हैं, कई बार ऑप्शन अलग अलग भी होता है। विटामिन B12 और विटामिन के जो है ये आपके बड़ी आंत में बनता है। विटामिन के स्टोर कहाँ होता है? जाके लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, याद रखिएगा। तो बैक्टीरिया कैसे हैं? बैक्टीरिया दोस्त है हमारे। ये क्या करेंगे? इन्होंने खाने को जलाया है, खाने को सड़ाया है, खाने को गलाया है, और खाने को सड़ाया गलाया और खाने को सड़ाया गलाया तो मतलब क्या? देखो इसको थोड़ा प्रोसेस समझिएगा आप लोग। क्या है ये बड़ी आंत है एक स्प्रिंग जैसे, ठीक है, एक स्प्रिंग है आपकी, ठीक है, यूं समझ लो एक स्प्रिंग ऐसे होता है। जैसे आप मौसम्बी का जूस निकालते हैं ना, तो मौसम्बी का जूस निकालते हैं तो ऐसे निचोड़ के गुद्दा सा निकल जाता है हमारा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा ही हाल होता है आपका यहाँ पे भी। आपने जो भी कुछ खाया तो उसका ये ना निचुड़ जाएगा, वो पार्ट बचा कुछ, उस पार्ट को बैक्टीरिया खाएंगे। सर खाएंगे तो वेस्टेज बचना ही नहीं चाहिए था। अब वो खाएंगे, वो कितना का खाएंगे भाई? बहुत छोटे होते हैं वो, तो नंगी आंखों से देखना तो दूर की बात है, माइक्रोस्कोप से भी ढंग से नहीं देख पाते हम लोग, ठीक है, इतने छोटे होते हैं। कितना का खाएंगे? अच्छा वो खाएंगे, बदले में हमें कुछ दे के भी जाएंगे। क्या दे के जाएंगे? विटामिन B12 और विटामिन के दे के जाएंगे हमें, और के साथ में उस खाने को अच्छे तरीके से जितने भी उसमें पोषक पदार्थ है वो लिक्विड की फॉर्म में निकाल देंगे, जो भी है आपका, ठीक है। तो अब आपका खाना जो भी बचता है वो वेस्टेज बचता है, और वो वेस्टेज कहां पे आता है? फिर आपका इस रेक्टम वाले पार्ट के अंदर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक आते आते आपका कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि जो आपका ना बच पाए, ठीक है ना। तो ये तो बात हो ही गई। अब एक डाउट है, थोड़ा सा डाउट है कि सर दूध के बारे में जिक्र करते हैं हम लोग, दूध सुबह नहीं पीना चाहिए सर, रात को पीना चाहिए। ऐसी बातें आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, ठीक है, कि सुबह घर से कभी भी चले तो दूध पी के ना चले, दही पी के चलिएगा, दही खा के चलिएगा, ठीक है। शाम के टाइम में दूध पीना चाहिए, ऐसा क्यों है? ये बात साइंस भी मानती है, ये बात हमारी मम्मी पापा भी कहते रहते हैं हमें जनरली कि बेटा घर से जा रहे तो सुबह सुबह दूध पी के ना जाओ, आप दही खा के जाइएगा। ये बात अक्सर मम्मियाँ कहती है, हमें सुनाई देती है। लेकिन इसका कारण क्या है? साइंटिफिक रीजन समझते हैं हम लोग। दूध क्या है बेटा? वो आपका इतना आसानी से नहीं पच पाता, वो क्या है, धीरे धीरे पचता है, ठीक है। हालांकि पेट में थोड़ा सा रेनिन एंजाइम के थ्रू टूटा जरूर है, लेकिन 100% नहीं टूटा। उसका 100% डाइजेशन जो होता है ना, कंप्लीट फूड दूध का आपका, वो यहाँ पे बड़ी आंत तक होता है जाके आपका। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने मान लेते हैं सुबह दूध पी लिया, तो अब आप क्या है कि पूरे दिन में हो सकता है वो 100% डाइजेस्ट ना हो, तो आपको वॉमिटिंग आने के खतरे और ज्यादा हो सकते हैं। अब रात के टाइम में क्या होता है, क्योंकि आप इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं, तो आपके थोड़ी बॉडी के अंदर मूवमेंट चल रही है, तो आप लोगों की हो सकता है ना पचने की कंडीशन हो वो। लेकिन रात के टाइम में तो आप खाएंगे, पिएंगे, पड़ेंगे, सोएंगे, बस उतनी सी बात है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट कमी ही है, तो रात के टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है। जनरली दूध कभी भी पिए तो आप हल्का सा गुनगुना जरूर पिए, गर्म ही, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो जल्दी हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो मेरा आपसे हिदायत है, पर्सनली हिदायत है कि सुबह घर से कभी भी आप आए तो दूध की बजाय दही लेके आए, ठीक है। दही परोंठा खा के आ सकते हैं, आपकी चॉइस है वो, ठीक है, दही ही लेके आए, ठीक है। और शाम के टाइम आप दही ना लीजिएगा, ठीक है, शाम के टाइम दही मत लीजिएगा, क्योंकि वो उतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर हमारे न्यूरॉन में प्रॉब्लम करता है। कई बार सुना होगा तुमने कि शाम को दही खाने से दिमाग कमजोर होता है। एक्चुअल में न्यूरॉन्स में डीएक्टिवेशन का पावर करते हैं वो, आपका डोपामाइन हार्मोन, और के साथ में आपका जो है सोडियम वाला पार्ट, वो उसमें डिस्टर्बेंस आती है। इस करके शाम को दही मत लीजिएगा और सुबह दूध मत लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बायोलॉजी से पढ़नी तो है ही है, के साथ अपनी जिंदगी में संस्कार के रूप में भी इन्हें उतारनी है, क्योंकि आपको हेल्थ तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना। हेल्थ के बिना सरकारी नौकरी किस काम की है? सबसे पहले हेल्थ अच्छी रखिएगा, फिर अपना आप मेंटल लेवल अच्छा रखिएगा, खुश रहिएगा, उसके बाद में जॉब है, काम है, और चीजें हैं। सबसे ज्यादा अगर ध्यान दे सकते हैं तो बेटा आप अपने शरीर पे दीजिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। आप आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, मुझे क्या खाना है, मुझे कब खाना है, बस या तो काम 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 काम। अरे नहीं, पहले आप अपने शरीर पे फोकस करिएगा। हो सके तो आप मेडिटेशन योगा कर सकते हैं, चाहे तो, अदरवाइज चलो इस एज में आपको इतना टाइम नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट हेल्दी खाना तो खा ही सकते हैं ना। सर्दियों का टाइम है, एक नसीहत और दे देता हूं, स्वीट कॉर्न जरूर खाइएगा, एटलीस्ट रोज रोज नहीं सही तो 2-3 दिनों में एक बार जरूर। क्यों सर जी? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, 80% शर्करा होता है उसके अंदर, ठीक है, जो कि किसी भी फूड में, हमारे वेज फूड में सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। एक टाइप का एनर्जी फूड है ये, एनर्जी क्रॉप भी बोलते हैं मेज मक्के को तो हम लोग। तो आप स्वीट कॉर्न जरूर खाइएगा, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी होता है। भैया आपको स्ट्रीट फूड खाने का शौक भी है, जैसे मुझे
स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, अपने आप को काबू कर ही नहीं पाता जब स्ट्रीट फूड मुझे दिख जाए। लेकिन मैं स्ट्रीट फूड में ये जरूर देखता हूँ कि कहाँ मुझे जो है फ्राउट्स मिलते हैं, उगे हुए मूंग है, उगे हुए चने टाइप से ऐसे कुछ देते हैं, या मुझे कहाँ मिलते हैं स्वीट कॉर्न मिलते हैं। मैं फोकस उन्हीं पे जाके करता हूँ, बड़ा मजा आता है खा के। आप भी खा के देखिए एक दिन, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है, बाकी रेडी पे खड़े होकर खाने का तो एक स्वाद ही अलग है, मजा ही अलग आता है हमें। ठीक है, खैर बात अलग हुई वो तो चलिए, तो ये बात आप समझ गए। हमारा खाना सारा वेस्टेज में बदल गया है। वेस्टेज कहाँ आ गया है? रेक्टम में। और फाइनल अब बच ही क्या गया? फाइनल आपका बच चुका है एनस बच चुका है। एनस को जिसको हिंदी में गुहा कहते हैं, और यहाँ से सारा वेस्टेज पार्ट जो है हमारा शरीर से बाहर हो जाता है। दैट्स इट, यही तो था हमारा डाइजेशन, यही तो था हमारा पाचन तंत्र। इसी में तो आपका पाचन तंत्र पूरा हो गया है। अब एक बार मैं कपल्स ऑफ सेकंड में रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद में नया टॉपिक अगली क्लास से शुरू करेंगे हम। ठीक है, सर ने समझाया क्या था आपको? सर ने आपको समझाया था डाइजेशन, और डाइजेशन के अंदर आपको बताया सबसे पहले मैंने आपको कहा एक एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ आपको सर ने बताई 33 फीट। मैं आपको एक बार फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं, मेन पॉइंट शेयर कर रहा हूं आपसे अब मैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई है 9 मीटर या 33 फीट होती है। माउथ से स्टार्ट होती है, एनस तक जाती है कंप्लीट। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट माउथ बताया। माउथ को बक्कल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं, और इसको मुख गुहा भी कहते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट बताए सर ने, एक आपका एंजाइम वाला पार्ट बताया। इसके अंदर आपको मैंने पहले टीथ बताया, एक टंग बताई। टीथ की स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। टीथ हमारे डाइफाइकोडोंट होते हैं, और जो जिंदगी में एक ही बार आते हैं उन्हें मोनोफाइकोडोंट कहते हैं, जिनकी संख्या 12 है और डाइफाइकोडोंट की संख्या 20 है। डेंटल फॉर्मूला अडल्ट के लिए 2123 होता है, बच्चे के लिए 2102 होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जो है प्रीमोलर नहीं होते हैं। दांत 4 प्रकार के, एक इंसीजर है, कैनाइन है, एक प्रीमोलर है, एक मोलर है। इंसीजर फॉर कटिंग होता है, कैनाइन फॉर टीयरिंग होता है, और आपका जो प्रीमोलर है फॉर मिक्सिंग होता है, और के साथ में जो आपका जो मोलर होता है वो फॉर ग्राइंडिंग, यानी कि आपका पीसने के लिए काम आता है। दांत के बिल्कुल बाहर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं डेंटाइन, या हम लोग उसे क्राउन पार्ट कहते हैं। तीखे तीखे पार्ट को बीनोडोंट कहते हैं। दांत जहां लगा है उसको थिकोडोंट कहा जाता है आपका। ठीक है, और दांत के ऊपर वाले परत को इनेमल कहते हैं। वो सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है, आपका 0% वाटर होता है। टंग जो है उसके सबसे पहले पार्ट पे हमें मीठा लगता है, दूसरे पार्ट पे हमें नमकीन लगता है, तीसरे पे खट्टा लगता है, चौथे पे कड़वा लगता है, पांचवें पे प्याज, लहसुन, अदरक और चटपटी चीजों का स्वाद आता है। इसके ऊपर गड्ढों को बड्स या पैपली बोलते हैं। जो जीभ होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है आपका, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में से इसका एक नाम शामिल है आपका। जीभ कनेक्ट हायोइड बोन से होती है। हायोइड और जीभ के बीच के स्पेस को फ्रेनुलम बोलते हैं। जिन जीवों के अंदर फ्रेनुलम ज्यादा है उनकी जीभ बाहर दिखाई देती है हमें। उसके बाद सर ने कहा मुंह में एक सलेवरी ग्लैंड होती है, 1 से 1.5 लीटर हम हर रोज बनाते हैं, इसका 90% हिस्सा हम खुद ही पी जाते हैं। फिर सर ने यह कहा कि इसके अंदर एक अमाइलेज और एक लाइसोम एंजाइम होता है। लाइसोम एंजाइम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पचाता है आधा अधूरा आपका। उसके बाद पेरिस्टोसिस मूवमेंट कंठ में होती है, यहां पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। मुंह के खाने को बोलस बोलते हैं, पेट के खाने को काइम बोलते हैं। पेट में पेप्सिन रेनिन होता है, पेप्सिन पचाता है प्रोटीन आधा अधूरा, रेनिन पचाता है दूध को। प्रोरेनिन बच्चों में दूध पचाने के लिए आगे है ही आपका। HCl जो है सारे बैक्टीरिया को मारता है, सभी एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। पेट के खाने को काइम बोल दिया। फिर हम लीवर में आए थे, लीवर वाली कहानी तो आज हम लोगों ने सीखी ही थी हम लोग। ठीक है, तो ये समझ लिया पेट में बैक्टीरिया क्यों होते हैं सर। ठीक है, पेट में बैक्टीरिया क्यों होते हैं, बहुत अच्छा सवाल है जी। ये आपके HCl के लेवल के गड़बड़ होने की वजह से होती है सर। आप लोगों को सर ने बताया था कि HCl का काम क्या होता है, बैक्टीरिया जो जर्म्स को किल करने का होता है। और अगर आपके पेट के अंदर HCl का लेवल जो है वो गड़बड़ा गया है, ठीक है भाई, HCl का लेवल कम हो जाता है, गड़बड़ा जाता है आपका, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, आपके पेट में बैक्टीरिया, जिसको आप देसी भाषा में बोलते हो पेट में कीड़े पड़ गए, ठीक है ना, तो वही कंडीशन होता है। कीड़े का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, बैक्टीरिया जर्म्स ज्यादा हो जाते हैं उस केसेस में आपका। ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए गुरुजी आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारी क्लास थी भाई, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हुआ हमारा। एक नए चैप्टर के साथ में फिर हाजिर होऊंगा मैं आपके साथ में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, तब तक मैं व्हाइट बोर्ड